हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन दिस लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो अगर आप इसके रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हैं तो फिर ये कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स लाइव क्लास को देख रहे हैं तो क्विकली वो कंफर्म कर देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सो आज का ये हमारा सेशन स्पेशल सेशन है केस स्टडीज़ के ऊपर। सो इसमें हम केस स्टडी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलें पीपीबी के इस केस स्टडी को डिस्कस करें। तो पहले हमारे सामने गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। ब्रांच ऑडिटर हैज़ पॉइंटेड आउट दैट लॉकर हायर्स फॉर लॉकर नंबर 27, 212 and 345 have not paid due rent. So this is one observation of the branch auditor. Further, locker number 135 has not been operated for a long period. तो यहाँ पे ये 3 लॉकर्स हैं जिनका रेंट पे नहीं हुआ है, ड्यू रेंट है, पे नहीं हुआ है। फॉर दिस लॉकर ऑपरेशन नहीं हुआ ओवर ए लॉन्ग पीरियड। Auditor advises the manager to take action as specified in RBI guidelines on lockers according to circular of August 2021. Auditors ब्रांच मैनेजर को एडवाइज करते हैं कि वो एक्शन इनिशिएट करे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन जो अगस्त 2021 की हैं उसमें मेंशन्ड है। इन दिस कलेक्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमने प्रोवाइड करने हैं। तो चलें देखते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर उनके आंसर क्या बनते हैं। व्हाट इज मिनिमम टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच इफ लॉकर इज नॉट ऑपरेटेड इट शैल बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ इनऑपरेटिव लॉकर्स। लॉकर को अगर ऑपरेट नहीं किया गया तो वो मिनिमम पीरियड कितना है जिसके बाद उसे इन ऑपरेटिव लॉकर कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। पर यहाँ पे जो आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सिंगल लाइन के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन पेपर के अंदर आपको प्रॉपर ऑल 4 या 5 ऑप्शंस के साथ आंसर्स मिलेंगे। तो चलें इसका आंसर क्या बनता है। यस, ट्राई टू राइट आंसर इन योर कॉपी। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लें और फिर उस आंसर के साथ मैच कर लेंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यस, सो एनी आंसर मिनिमम टाइम पीरियड कितना है ड्यूरिंग विच लॉकर अगर ऑपरेट नहीं होता है तो फिर उसको इन ऑपरेटिव लॉकर कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये पीरियड है 7 ईयर्स का। जैसे डिपॉजिट्स के केस में हम अगर डिपॉजिट ऑपरेट नहीं होता है अकाउंट फॉर 7 ईयर्स और मोर तो हम उसको मिसिंग पर्सन के अकाउंट ट्रीट करते हैं। इसी प्रकार से लॉकर के केस के अंदर भी अगर वो इनऑपरेटिव रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और मोर तो उसको हम इनऑपरेटिव लॉकर कैटेगरी में इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what action is required if locker remains inoperative for a period of 7 years and locker hire cannot be located but locker rent is recovered? तो उसी क्वेश्चन को आगे लेके चल रहे हैं हम। अगर 7 ईयर्स तक लॉकर को ऑपरेट नहीं किया, इनऑपरेटिव रहा और लॉकर हायरर को हम लोकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन लॉकर रेंट जो है वो रेगुलरली रिकवर हो रहा है, तो इस केस में व्हाट एक्शन शैल बी रिक्वायर्ड। यस, क्या एक्शन रहेगा। एनी आंसर फॉर दिस, इसके लिए क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो थोड़ी कोशिश करें क्या आंसर बनेगा। अपनी कॉपी में लिख लें आंसर को, राइट द आंसर इन योर कॉपी।
तो चलें इसका आंसर क्या बनेगा। सो रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी है बैंक कैन ट्रांसफर कंटेंट्स ऑफ द लॉकर टू देयर नॉमिनीज और लीगल हेयर्स और डिस्पोज ऑफ आर्टिकल्स इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। तो इस केस में बैंक क्या कर सकता है, बैंक लॉकर के जो कंटेंट्स हैं वो किसको ट्रांसफर कर सकता है, नॉमिनी को, अगर उसमें नॉमिनेशन है, और नॉमिनेशन नहीं है तो लीगल हेयर्स को, या बैंक उसके आर्टिकल्स को एक ट्रांसपेरेंट मैनर में डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। लेकिन किन सिचुएशंस में, जब वो पर्सन एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए लॉकर ऑपरेट नहीं हुआ और वी कुड नॉट फाइंड आउट द हायरर ऑल्सो। सो लॉकर हायरर जो है, लॉकर होल्डर जो है, हम उसको लोकेट नहीं कर पाए। यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 7 ईयर की कंडीशन और साथ में हम उसको लोकेट नहीं कर पाए लॉकर होल्डर को। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक्स कैन ब्रेक ओपन ए लॉकर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर इफ रेंट हैज नॉट बीन पेड फॉर हाउ मच पीरियड इन ए रो। तो अगर लॉकर के रेंट को ओवर ए टाइम पीरियड लगातार पे नहीं किया जाता तो हम उसको ब्रेक ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर वो लॉकर का रेंट कितने पीरियड के लिए अनपेड रहा हो, और उसके लिए हमें ड्यू प्रोसीजर को फॉलो भी करना है। तो इसमें एक ड्यू प्रोसीजर भी दिया गया है आरबीआई गाइडलाइंस में, उसको फॉलो करते हुए हम इस लॉकर को ब्रेक ओपन कर सकते हैं। तो इस केस में हमने बताना है इफ रेंट इज नॉट पेड फॉर हाउ मच पीरियड। यस, एनी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हमारा है 3 ईयर्स। अगर 3 साल तक किसी लॉकर का रेंट पे नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस लॉकर नंबर 135 फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो दिस लॉन्ग पीरियड मिनिमम कितना मानेंगे, 3 ईयर्स। तो उस केस में हम लॉकर को ब्रेक ओपन कर सकते हैं, बट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर, जिसके लिए नोटिस देना होता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर आगे प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके 4th क्वेश्चन के ऊपर। इफ द बैंक वांट्स टू ब्रेक ओपन ए लॉकर, व्हाट बैंक हैज टू डू। अगर बैंक ने लॉकर को ब्रेक ओपन करना है तो बैंक को क्या करना होगा। सो पॉसिबली व्हाट कुड बी द आंसर। सो इसके लिए आंसर क्या हो सकता है, इसके लिए बैंक को ड्यू नोटिस भेजना होगा लॉकर हायरर को, और ये लेटर के थ्रू भेजा जाएगा या इसका अलर्ट ईमेल या एसएमएस के द्वारा भेजा जाएगा, और कहाँ, उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर या उसके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर के ऊपर। तो हमने प्राइमरली यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू सेंड ए ड्यू नोटिस, एक रीजनेबल पीरियड उसको देना होगा। सो पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड, बैंक टू बैंक पीरियड कुड बी डिफरेंट, बट देयर शुड बी रीजनेबल पीरियड। लेटर भी भेजा जाएगा और अलर्ट भी भेजा जाएगा। सो दिस इज द formality which has to be completed before bank takes a decision to break open the locker. सो आई होप यहाँ तक हमने अच्छे से हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ द लेटर इज रिटर्न अनडिलीवर्ड, ये जो लेटर हमने भेजा वो लेटर अनडिलीवर्ड हो गया, यानी हमारे पास वापस आ गया, और लॉकर हायर इज नॉट ट्रेसेबल, लॉकर हायर ट्रेसेबल नहीं है, व्हाट द बैंक शैल डू। तो उस केस में बैंक क्या करेगा। So if a letter remains undelivered or locker hire is not traceable, what the bank shall do। तो क्या करेगा बैंक। एनी आंसर फॉर दिस, इसके लिए कोई आंसर आपके पास हो तो चलिए देखते हैं क्या एक्शन रहेगा।
बैंक shall issue a public notice in 2 newspaper daily. सो 2 डेली न्यूज़पेपर जो हैं उनके अंदर बैंक नोटिस पब्लिश करेगा. सो ध्यान रखना है 2 न्यूज़पेपर्स जो डेली न्यूज़पेपर्स होंगे और इनमें एक इंग्लिश का होगा और दूसरा लोकल लैंग्वेज का होगा. गिविंग रीजनेबल टाइम टू द लॉकर हायर or to any other person who has interest in the contents of the locker to respond. तो 2 बातों का इसमें ध्यान रखना है हमने. पब्लिक नोटिस हमने पब्लिश करवाना है 2 न्यूज़पेपर्स में जो डेली न्यूज़पेपर्स होने चाहिए और एक उसमें इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, एक उसमें लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर हो और उसमें हम रीजनेबल पीरियड देंगे लॉकर हायरर को या कोई भी दूसरा पर्सन जिसका इंटरेस्ट हो उस लॉकर के अंदर. ओनली देन वी विल प्रोसीड फर्दर टू ब्रेक ओपन द लॉकर. वाइल ब्रेकिंग ओपन द लॉकर हुज प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड. अगर इस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आता और हमें लॉकर को ब्रेक ओपन करना पड़ता है तो किसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक ओपन किया जाएगा? यस, एनी आंसर इन हुज प्रेजेंस द लॉकर विल बी ब्रोकन ओपन. तो लॉकर को ब्रेक ओपन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिसर. बैंक के ऑफिसर होगा एंड सेकेंडली 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस होंगे. सो दिस मीन देयर विल बी 3 persons. One is बैंक ऑफिसर एंड अनदर 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस. तो उनकी प्रेजेंस में इसको ओपन किया जाएगा. एंड लास्ट क्वेश्चन, after breaking open the locker if there are some contents what the bank shall do. So बैंक ने ब्रेक ओपन किया लॉकर को और उसमें से कुछ कंटेंट्स मिले, उन आर्टिकल्स का क्या करना होगा? उन आर्टिकल्स को बैंक संभाल के रख लेगा एक सील्ड एनवेल्प में जिसमें डिटेल्ड इन्वेंट्री इनसाइड फायर प्रूफ सेफ उसको रखा जाएगा. यानी जो भी आर्टिकल हैं, जो भी कंटेंट हैं, उनको एक सील्ड एनवेल्प में रखा जाएगा और डिटेल दी जाएगी क्या उसमें से मिला था इन्वेंट्री. और फायर प्रूफ सेफ में उसको रखना है टेम्पर प्रूफ तरीके के कारण के साथ, और वो भी जब तक कस्टमर उसको क्लेम नहीं करता. सो तब तक उसको एक फायर प्रूफ सेफ के अंदर मेंटेन करना है उन आर्टिकल्स को. सो फ्रेंड्स, अगर हम ब्रॉडली इसमें देखें तो इसके अंदर एक नहीं छोटी छोटी कई केस स्टडीज हैं. तो ये भी सारी की सारी केस स्टडीज ही बन रही हैं. तो चलें अब हम चलते हैं अगली केस स्टडी के ऊपर. सो इससे पहले के अगली केस स्टडीज के ऊपर चलें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, फ्री क्लासेस, और वो भी JIB के लिए, CIB के लिए, प्रमोशन एग्जाम के लिए. इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, साथ में क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस करते हैं थ्रू क्वेश्चंस. जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है तो वहाँ हम केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करते हैं. आपने अगर इस क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं. तो बहुत अच्छा कंटेंट हम इसमें प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आपने इस क्लास को ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन करके इसका बेनिफिट लें. तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट केस स्टडी. F is a small farmer cultivating paddy and sugarcane in 1 acre each. Scale of finance plus crop insurance per acre is 10,000 rupees for paddy and 20,000 for sugarcane. तो F फार्मर है, स्मॉल फार्मर. वो पैडी और शुगर केन को एक एकड़ में पैडी और 1 एकड़ में शुगर केन यानी गन्ना वो प्रोड्यूस करता है, कल्टीवेट करता है. और यहाँ पे उसकी कॉस्ट पे बताई गई है स्केल ऑफ फाइनेंस प्लस उसके जो क्रॉप इंश्योरेंस के चार्जेस हैं पर एकड़ 10,000 पैडी के केस में, शुगर केन के केस में 20,000 हैं.
He also wants to set up 1+1 dairy unit in first year. Unit cost per animal is ₹10,000. तो वो 2 पशु जो दुधारू पशु हैं उनको रखना चाहता है 1+1 2 पशुओं को, एंड हम अज्यूम करके 10,000 पर एनिमल उसकी कॉस्ट है. He has to replace pump set in third year with the unit cost of 20,000. तीसरे साल में जाकर उसने पंप सेट लगाना है, रिप्लेस करना है, जिसका कॉस्ट 20,000 होगा. तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है. बेस्ड ऑन दिस हमने फाइनेंसिंग नॉर्म्स ऑफ केसीसी को सामने रखते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो चलिए लेट अस सी द क्वेश्चंस एंड आंसर देम. हमने किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है? केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की जो गाइडलाइंस हैं उनको हमने फॉलो करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू बी टेकन फॉर क्रॉप फाइनेंस इन द फर्स्ट ईयर? अगर हमने क्रॉप फाइनेंसिंग करना है तो फर्स्ट ईयर में हम टोटल कॉस्ट कितना लेंगे, यानी इस क्रॉप के ऊपर, पैडी के ऊपर और शुगर केन के ऊपर. यस, एनी आंसर? तो ऑलरेडी हमें पर एकड़ इसमें कॉस्ट प्रोवाइड की गई है और वो भी स्केल ऑफ फाइनेंस. स्केल ऑफ फाइनेंस को ही हमने बेस लेना है. तो चलें इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो कल्टीवेशन की कॉस्ट कितनी बनती है? सो 10,000 एक क्रॉप के लिए, 20,000 दूसरी क्रॉप के लिए. सो टोटल कॉस्ट बनी इसकी 30,000. केसीसी गाइडलाइंस के मुताबिक 30% और हमने इसमें ऐड कर देनी है कॉस्ट. उस 30% में जो 10% होगा वो पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या कंजम्पशन एक्सपेंसेस के लिए होगा. तो उसका 10% हमने ये ऐड किया और बाकी जो 20% है वो कॉस्ट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, मेंटेनेंस एटसेट्रा है. तो 20% यानी 6,000 वो हमने ऐड करना है. यानी 30,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000. तो ये हमने इसमें ऐड कर देना है. तो टोटल हमने कितना ऐड करना है? 30%, जिसमें 10% वन, 20% अनदर. तो ये टोटल अमाउंट कितना बना? सो ये टोटल अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए बना 39,000 का. तो जिसमें 30,000 बेसिक कॉस्ट, देन 3,000 10% का इक्विवेलेंट, 6,000 20% का इक्विवेलेंट. तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर. सो दिस इज द कॉस्ट वी विल टेक इनटू अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल कॉस्ट फॉर क्रॉप लोन इन द सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर के लिए हम कितना अमाउंट लेंगे क्रॉप लोन के लिए? अकॉर्डिंग टू केसीसी रूल्स हम कम से कम इसमें 10% ऐड कर देंगे जो भी प्रीवियस ईयर का कॉस्ट है. सो प्रीवियस ईयर मीन्स फर्स्ट ईयर, कॉस्ट इज 39,000. तो इसका हम 10% ऐड कर देंगे. सो दैट विल बी द कॉस्ट टू बी टेकन फॉर सेकेंड ईयर. तो 39,000 प्लस 3,900, तो टोटल हमारा बना 42,900. तो ये हमारी होगी कॉस्ट सेकेंड ईयर के लिए. अब थर्ड ईयर के लिए हम कितनी कॉस्ट लेंगे? तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड ईयर का हम क्रॉप लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कॉस्ट लेंगे? सो थर्ड ईयर में हम 10% फिर से ऐड कर देंगे. नाउ क्वेश्चन इज कि ये 10% हम किस में ऐड करेंगे? इस 39,000 में ऐड करेंगे, इसका 10% होगा या इसका 10% होगा? किसका ये 10% होगा? दैट इज द क्वेश्चन. यस, एनी आइडिया ये किसका 10% होगा? फ्रेंड्स, ये 10% होगा प्रीवियस ईयर कॉस्ट. प्रीवियस ईयर कौन सा? यानी सेकेंड ईयर. थर्ड ईयर के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 42,900. तो इसमें हम 10% इसका ऐड कर देते हैं. सो 10% हुआ 4,290. और जब हम इसको टोटल करते हैं तो दिस इज फॉर थर्ड ईयर.
नो आई एम श्योर अब आप फोर्थ ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ज़रा करिए कैलकुलेट फोर्थ ईयर के लिए अपनी कॉपी में। तो व्हाट विल बी अमाउंट फॉर फोर्थ ईयर, क्योंकि 5 ईयर्स तक हमने इसको कैलकुलेट करना होता है। सो व्हाट इट शैल बी फॉर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर के लिए इट विल बी 51,910। तो 47,190 इसका 10% 4720, सो टोटल हुआ हमारा 51,910। और अब आप फिफ्थ ईयर का भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करिए फिफ्थ ईयर के लिए। सो फिफ्थ ईयर का कैलकुलेशन हमारा कितना हुआ, 57,100। सो 51910 इसका 10% राउंड कर दिया हमने 5190 में, वैल्यू बन गई 57,100। तो अब क्रॉप लोन की जो लिमिट सैंक्शन करनी है वो लिमिट कितनी सैंक्शन होगी। सो व्हाट विल बी क्रॉप लोन लिमिट, विल इट बी 57,100। तो कितनी लिमिट सैंक्शन होगी क्रॉप लोन के लिए। सो क्रॉप लोन का जो टोटल अमाउंट हुआ इसमें 57,000 हुआ। तो इतने अमाउंट की लिमिट हम सेटअप करेंगे, जिसमें ये बेस हमें दिए हुए हैं। लेकिन इसमें फाइनेंसिंग हमने डेयरी यूनिट के लिए भी करनी है और फिर पंप सेट के लिए भी करनी है, तो उसके लिए भी हमें टर्म लोन सैंक्शन करना होगा। तो उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सो टोटल क्रॉप लोन अमाउंट विल बी 57,000, जैसा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ टर्म लोन कंपोनेंट, इसमें टर्म लोन कंपोनेंट का टोटल अमाउंट कितना होगा। सो टर्म लोन में हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे। तो ये हुआ पर एनिमल और ये हुआ पंप सेट का रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये बना 20,000 दो एनिमल्स के लिए, प्लस 20,000 बना पंप सेट की कॉस्ट, और ये टोटल अमाउंट बना 50,000। इसको ठीक कर लेते हैं, इस कॉस्ट को 30,000 कर लेते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन 30,000 के हिसाब से है। सो लेट इट बी 30,000, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो टर्म लोन कंपोनेंट हुआ हमारा 50,000 का, एंड ओवरऑल लोन कितना हुआ, ओवरऑल लोन हमारा हुआ मैक्सिमम 1,07,000। तो 57,000 क्रॉप के लिए एंड 50,000 ये हमारा बना, तो ये 50,000 है, टोटल 50,000 के अनुसार ही है। सो दिस इज 50,000। मैं इसको करेक्ट भी कर देता हूं। सो दोनों जगह पे इसको करेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे 30,000 कर दिया गया है और यहाँ पे इसका टोटल 50,000 ले लिया है। ओवरऑल अमाउंट 1,07,000 होगा टोटल लोन का। तो दो कंपोनेंट हो गए इसके। तो जो केसीसी दिया जाएगा, तो केसीसी का वैल्यू इतना होगा, जिसमें क्रॉप पार्ट इतना होगा और टर्म लोन कंपोनेंट इतना होगा। सो आई होप दिस इज टोटली क्लियर टू यू। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली केस स्टडी के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो लेसन्स जो वेरी लो प्राइस्ड हैं और बेस्ट क्वालिटी हैं, इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सिंपल करके करते हैं, जिससे क्विकली आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर जाते हैं और देर तक याद रख सकते हैं। और उसके साथ अगर आप हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं। आपने अभी तक इनको यूज़ नहीं किया, तो देन यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये अवेलेबल कहाँ पे हैं, ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में। हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाएं तो वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे,
वीडियो लेसन्स भी मिल जाएंगे और इनका बेनिफिट लीजिए। हमारी वेबसाइट के ऊपर ही आपको ऐप डाउनलोड करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने इनको यूज़ नहीं किया है तो इनको इमीडिएटली यूज़ करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट इन इंडिया इन केस ऑफ बैंक जेड, जो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल डोमेस्टिक बैंक है, ये उसका आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट है 5,56,700 करोड़। बिल रीडिस्काउंट विद आरबीआई अदर इंस्टीट्यूशन 6,700 करोड़ है। नेट अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर कैलकुलेटिंग ए एंड बी सी इज 50,000। Amount of credit equivalent of off-balance sheet exposure is 2,55,000. Based on this, answer the following questions. तो ये हमारे पास कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है और ये हमारी केस स्टडी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को रिलेट करती है। तो पहले हमें दिया है बैंक क्रेडिट का अमाउंट। तो दिस इज अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट। बिल्स रीडिस्काउंटिंग का अमाउंट हमें दिया है 6,700। नेट अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट जो हमें करनी है टू कैलकुलेट ए एंड बी सी वो 50,000 है। और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर हमें गिवन है टोटल, सो दैट इज 2,55,000। अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनके आंसर क्या बनेंगे, तो लेट अस डू दैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अमाउंट ऑफ नेट बैंक क्रेडिट। तो इस पर्टिकुलर केस में प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से नेट बैंक क्रेडिट की वैल्यू कितनी है, कितना अमाउंट बनता है। फ्रेंड्स, नेट बैंक क्रेडिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम अमाउंट ऑफ ग्रॉस क्रेडिट, ये जो बैंक क्रेडिट है इसके अमाउंट में से हमें बिल्स रीडिस्काउंटिंग के अमाउंट को माइनस करना होगा। तो कर दीजिए माइनस और बता दीजिए क्या आंसर बनता है। डू इट क्विकली। सो व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर बनता है। वेरी सिंपल। तो अमाउंट बन जाएगा हमारा 5,50,000 करोड़। तो हमने बैंक क्रेडिट में से बिल रीडिस्काउंट को माइनस किया एंड दिस इज नेट बैंक क्रेडिट। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने नेट बैंक क्रेडिट का अमाउंट कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। सो शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, ANBC कहते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये अमाउंट हमने एडजस्ट करना है। ये अमाउंट पॉजिटिव है तो इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे। अगर ये नेगेटिव में होता तो हम इसको माइनस कर देते। तो 550 प्लस 50,000 तो ये हो गया हमारा 6 लाख करोड़। तो ये हमारा ANBC हो गया फॉर द पर्पज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट शैल बी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट। तो इस बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग टारगेट क्या रहेगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग टारगेट क्या होता है, सो इट इज 40% ऑफ ANBC और CEOBE विच एवरेज लोअर। तो ANBC हमने कैलकुलेट किया 6 लाख, CEOB इज ऑलरेडी गिवन सो इट इज 255। सो ये इसको विच एवरेज लोअर नहीं लेना है, इट इज टू बी टेकन विच एवरेज हायर। तो हायर कौन सा हुआ, हायर हुआ 6 लाख। तो 6 लाख का 40% वो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग टारगेट बन जाएगा। तो कैलकुलेट कर दीजिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट क्या बनेगा। करिए अपनी कॉपी में लिख लीजिए कैलकुलेट करके। हाउ मच विल बी दैट अमाउंट, सो दैट अमाउंट विल बी 2,40,000 करोड़। तो ये होगा हमारा प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग टारगेट। क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ मच अमाउंट द बैंक शैल हैव टू लेंड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विद इन प्रायोरिटी सेक्टर। तो स्मॉल फार्मर्स को जो हम लोन देते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट ही होता है। तो बेस्ड ऑन दिस ANBC स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये लोन कितना मिलेगा। फ्रेंड, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो सम स्मॉल इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो पहले हम उस इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका आंसर आपको मिलेगा जब आप क्वेश्चन को टाइप कर देंगे कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपने क्वेश्चन को टाइप कर देना, तो वहीं से सूटेबली हम आपके क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल कर देंगे एंड वी विल सूटेबली आंसर इट एंड हेल्प यू। फ्रेंड, आज का सेशन आई एम वेरी श्योर आपको बहुत यूजफुल लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो उसको क्विकली लाइक कर दें, अभी तुरंत उसको लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो YouTube उस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है। सो दिस मीन आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, ये और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के बराबर है। तो क्विकली इसको लाइक कर दीजिए और कोशिश करें कि इसको आप शेयर भी कर दें अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, ताकि और आपके जो फ्रेंड्स कोलीग्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी क्लासेस को मिस कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो नोटिफिकेशन आपको तब मिलेंगे जब सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को पुश करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश कर लें, सो दैट आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलें और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलिए अब हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लैंडिंग मिनिमम कितना अमाउंट होगा। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का टारगेट कितना होता है। सो इट इज 10% ऑफ ANBC और CEOB विच एवर इज हायर। तो 6 लाख करोड़ का 10% कैलकुलेट कर दीजिए। सो दैट विल बी लैंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये आ गया हमारा 60,000 करोड़। अब इसके बाद हम 5th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो व्हाट विल बी मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेज। माइक्रो एंटरप्राइजेज को मिनिमम लैंडिंग कितनी होगी। तो माइक्रो एंटरप्राइज का टारगेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। सो माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए ये टारगेट रहता है 7.5%। किसका? इन्हीं का, ANBC या CEOB का। सो 7.5% कैलकुलेट कर दीजिए 6 लाख करोड़ का। कर दीजिए कैलकुलेट और अपनी कॉपी में लिख दीजिए। सो व्हाट शैल बी द अमाउंट। सो इट विल बी 45,000 करोड़। तो ये होगा मिनिमम लैंडिंग माइक्रो एंटरप्राइज को। इफ एक्चुअल वीकर सेक्शन एडवांस इज 61,000 करोड़, व्हाट इज अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो अगर वीकर सेक्शन को जो लोन दिया गया उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 61,000 करोड़ का, तो हमें बताना है बेस्ड ऑन दिस ANBC शॉर्टफॉल का अमाउंट कितना है, प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितने अमाउंट से शॉर्टफॉल है, अचीव नहीं हुआ है, तो वो हमने बताना है अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल। सो शॉर्टफॉल के अमाउंट के लिए पहले हमें टारगेटेड अमाउंट का पता होना चाहिए। सो टारगेटेड अमाउंट कितना है। सो इट इज 12%। तो वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है, 12% का टारगेट है। तो 6 लाख करोड़ का पहले 12% कैलकुलेट करेंगे। कर दीजिए कैलकुलेट। सो इट विल बी 72,000 और ऑलरेडी जो अचीव्ड है वो 61,000 का है। तो गैप कितना है, 11,000 करोड़ का गैप है, यानी शॉर्टफॉल है इन अचीविंग दिस टारगेट 11,000 करोड़। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर प्रायोरिटी सेक्टर के ये लैंडिंग टारगेट की केस स्टडी आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। तो एक बार फिर से मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा,
अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को पुश ज़रूर कर लें। तो चलिए इस प्रकार की और कई केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।